स्टूडेंट्स, हम सैम्पलिंग के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेटे द सैम्पलिंग प्रोसेस। बेटे हमने सैम्पलिंग के डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। आज जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन है वो ये है कि सैम्पलिंग का प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो बेटे देखें, सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम राइट एलिमेंट्स पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आप डाटा गैदर करना चाहते हैं। अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप ईच एंड एवरी एलिमेंट से डाटा गैदर कर सकें। इस मकसद के लिए आप सफिशेंट नंबर ऑफ़ राइट एलिमेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन में से चूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। और इस सैम्पल की स्टडी में जो है वो आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक्स या जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सैम्पल में पाई जाएंगी उन्हीं को आप जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर या पॉपुलेशन के एलिमेंट्स के ऊपर। तो बेटा सैम्पलिंग के प्रोसेस के मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, डिटर्मिन द सैम्पल फ्रेम, डिटर्मिन द सैम्पलिंग डिज़ाइन, डिटर्मिन द अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज एंड एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। अब सबसे पहला स्टेप है बेटे डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग आपकी स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करें। टारगेट पॉपुलेशन को आप जो है वो बता सकते हैं जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के लिहाज से, एलिमेंट्स के लिहाज से, टाइम के लिहाज से। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एक बैंकर जो है वो इंटरेस्टेड है कि वो एक माइनिंग इंडस्ट्री में जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनकी सेविंग हैबिट्स को चेक करना चाह रहा है। उसकी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो कि थ्रू आउट द कंट्री उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी जो है वो टारगेट पॉपुलेशन है। इसी तरह अगर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो एल्डरली पीपल की रीडिंग हैबिट्स को सर्च करना चाहती है तो उसकी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो जर्मन पॉपुलेशन हो सकती है जो कि 50 ईयर्स या उससे अबव हो। इसी तरह अगर मैं जो है वो मैं स्टूडेंट्स की रीडिंग एबिलिटी को जो है वो जज करना चाह रही हूँ, मेरी रिसर्च का टॉपिक ये है, तो सियालकोट के एरिया में जितने भी कॉलेजेस होंगे वहाँ के स्टूडेंट्स मेरी टारगेट पॉपुलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बेटे ये होता है कि बीइंग अ रिसर्चर आपने अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है कि वो कौन से टारगेट पीपल हैं जिनके बारे में आपने डाटा गैदर करना है। नेक्स्ट बेटे डिटर्मिनिंग द सैम्पल फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्रॉन। वो जो पॉपुलेशन आपने ऊपर डिसाइड की उस पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनको फिजिकली आप कहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। जिस तरह बेटे देखें कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा जो है वो गैदर करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डिपार्टमेंट है वो सैम्पलिंग फ्रेम के तौर पर सर्व करेगा, क्योंकि पेरोल में एम्प्लॉयज़ की सारी जो डाटा है वो रिकॉर्ड होता है। इसी तरह अगर मैं जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना चाह रही हूँ तो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्री में स्टूडेंट्स की सारी लिस्टिंग होगी, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सपोर्ट स्टाफ सबके बारे में डाटा जो है वो पड़ा होगा। तो इस तरह से अगर जो है मैं एक रीजन में लोगों के टेलीफोन नंबर्स जो है वहाँ तक रसाई लेना चाहती हूँ तो टेलीफोन डायरेक्टली में जो है वो नॉर्मली मुझे मेरे सारे उन इंडिविजुअल्स का जो है वो डाटा मिल सकता है, उनका नंबर्स जो है वो मिल सकता है। तो सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये बहुत यूज़फुल होता है कि इससे हमें पॉपुलेशन के हर एलिमेंट की लिस्टिंग मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सैम्पलिंग फ्रेम हमेशा अप टू डेट हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ओल्ड स्टूडेंट्स जो कि छोड़ के जा चुके हैं, रजिस्टर्स में उनके नेम भी मैंशन होते हैं, ठीक है, वो ड्रॉप हो चुके होते हैं। इसी तरह पेरोल डिपार्टमेंट में उन एम्प्लॉयज़ के नेम भी पड़े होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुके हैं। तो इस वजह से सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट एंड कंप्लीट हो। तो जब आपका सैम्पलिंग फ्रेम आपकी पॉपुलेशन के साथ मैच ना करे तो फिर पॉपुलेशन कवरेज एरर अकर हो जाती है। तो इस वजह से जो रिसर्चर है उसे क्लियर कट इस चीज़ को देखना है कि जहाँ से वो टारगेट पॉपुलेशन के बारे में डाटा गैदर कर सकता है, जहाँ से उसको सैम्पलिंग फ्रेम मिल सकता है, वो सैम्पलिंग फ्रेम एक्यूरेट कितना है और कितना अप टू डेट है। उसके बाद बेटे देखें सैम्पलिंग फ्रेम को डिटर्मिन करने के बाद नंबर 3 चीज़ है डिटर्मिनिंग द सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन में दो मेजर तरह के डिज़ाइन है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होती है कि अगर सारे पॉपुलेशन के एलिमेंट्स का इक्वल चांस हो, नॉन चांस हो, नॉन ज़ीरो चांस हो ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैम्पल। यानी कि अगर सपोज करें कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट से जो है वो डाटा गैदर करना चाह रही हूँ और मैं कॉलेज में एंटर होती हूँ और मैं रैंडमली किसी भी क्लास में जाके किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करके उससे डाटा ले लूँ, तो ये बेटे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का एक नॉन इक्वल चांस होता है। ये प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है कि मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगी।
एज अ सैम्पल, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में एलिमेंट्स का इक्वल प्री डिटर्मिन्ड चांस नहीं होता, बल्कि मैं सिलेक्शन कर लेती हूँ किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेस पर। यानी कि मैं कह देती हूँ कि मैं हर 10th स्टूडेंट को जो भी कॉलेज में एंटर होगा मैं उससे जो है वो स्टडी करूँगी, उससे डाटा गैदर करूँगी। या मैं कह लेती हूँ कि एक क्लास छोड़ के जो नेक्स्ट क्लास है मैं उससे जो है वो डाटा गैदर करूँगी। तो बेटे इस तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई भी नाउन या प्री डिटर्मिन्ड चांस नहीं होता सैम्पल के तौर पर सिलेक्ट होने के लिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस तब यूज़ होते हैं जब when representatives of the sample is of importance in the interest of wider generalizability, जब आप ये चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स वाइडर तौर पे जनरलाइज हो सकें और आप एक ऐसा सैम्पल चूज़ करें जो कि अपनी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन जब आपके पास टाइम या दूसरे फैक्टर्स की कमी हो तो उस केस में फिर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। कन्वीनियंटली आपको जिन लोगों से डाटा मिल सकता है आप उन लोगों को चूज़ कर लेते हैं अपने सैम्पल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे देखें कि आपने कौन सा सैम्पलिंग प्रोसीजर चूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का डिसीजन होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन मौजूद हैं, लेकिन आपने अपनी चॉइस को देखते हुए कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना है। नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रेलिवेंट टारगेट पॉपुलेशन ऑफ फोकस टू द स्टडी। आपकी रेलिवेंट टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, व्हाट एग्जैक्टली आर द पैरामीटर्स वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग, और हम उस टारगेट पॉपुलेशन की किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में इंटरेस्टेड हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ सैम्पल फ्रेम इज़ अवेलेबल, सैम्पलिंग फ्रेम हमारे सामने जो है वो कहाँ से अवेलेबल होगा, किस तरह का अवेलेबल होगा। व्हाट कॉस्ट आर अटैच टू द सैम्पलिंग डिज़ाइन, हमको कितनी कॉस्ट हमें लगेगी जो भी हम सैम्पलिंग डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं, हर सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। हाउ मच टाइम इज़ अवेलेबल टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम दिस सैम्पल, और सैम्पल से डाटा कलेक्ट करते हुए कितना टाइम लगेगा। इन फैक्टर्स को देखने के बाद आप चूज़ करें कि वेदर यू हैव टू ऑप्ट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद बेटे डिटर्मिनिंग द सैम्पल साइज, आपने कितना सैंपल लेना है, क्या 40, 75, 180, 384, 500। आपने बेटे ये डिपेंड करता है आपके टारगेट पॉपुलेशन के साइज़ के ऊपर। अगर आपका एक लार्ज सैंपल साइज़ हो और स्मॉल सैंपल से नॉर्मली लार्ज सैंपल साइज़ जो है वो बड़ा ज़्यादा होता है, तो आपने ये सोचना है कि क्या ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा मेरी पॉपुलेशन का। तो आपने कौन सा सैंपल साइज़ चूज़ करना है, ये एक डिफ़िकल्ट किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन आपने इस डिसीजन को कैसे लेना है। सबसे पहले तो आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, फिर आपने देखना है कि आप कितना कॉन्फिडेंस लेवल चाहते हैं अपनी रिसर्च में, कितने एरर के चांसेस हैं। द एक्सेप्टेबल रिस्क इन प्रिडिक्टिंग द लेवल ऑफ प्रिसीजन, ठीक है, कितना रिस्क है जो कि इस कॉन्फिडेंस लेवल को अचीव करने में आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन इटसेल्फ, पॉपुलेशन कितनी वेरिएबल है, पॉपुलेशन में कितनी डिस्टिंक्ट किस्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा फैली हुई है डिफरेंट खसूसियात के लिहाज से। द कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम और कॉस्ट की रुकावटों को देखना है, और इसके अलावा पॉपुलेशन के साइज़ को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपका सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताएंगी कि आपने पॉपुलेशन में से कितना सैंपल जो है वह चूज़ करना है अपनी स्टडी के लिए। वैसे नॉर्मली बेटे आपकी पॉपुलेशन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। अगर जाहिर सी बात है 5000 आपकी पॉपुलेशन है, 5000 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, तो नॉर्मली ऐसा तो नहीं ना होगा कि आप 50 से लेके तो आप उसकी बेस पे 5000 के बारे में प्रेडिक्शन कर देंगे, सैम्पल साइज़ लार्ज होगा। लेकिन अगर 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो सैम्पल साइज़ स्मॉल होगा। तो इस तरह बेटे देखें कि आपकी पॉपुलेशन इटसेल्फ जो है उस पर डिपेंड करता है आपका सैम्पल साइज़, और इसके साथ साथ आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे और कितना आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपनी रिसर्च पे। सैम्पल साइज़ जितना बड़ा होता है, जितना ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च जो है वो एक्यूरेट होती है, आपकी प्रिसीजन रिसर्च में ज़्यादा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका सैंपल कितना होना चाहिए, आपको इन 6 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अपने सैंपल साइज़ को चूज़ करना है। और उसके बाद बेटे लास्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस। जब आपने एक दफ़ा सारा डिसीजन ले लिया तो फाइनल स्टेज है आपके सैम्पलिंग प्रोसेस की, वो ये है कि आपने अपने टारगेट पॉपुलेशन चूज़ कर ली, अपना सैम्पलिंग फ्रेम देख लिया, सैम्पलिंग टेक्निक देख ली, साइज़ देख लिया, अब आपने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपका पूरा सैम्पलिंग प्रोसेस आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखें, अ सेटिस्फेक्शन सर्वे वाज कंडक्टेड फॉर अ कंप्यूटर रिटेलर इन न्यूजीलैंड, ठीक है। एक न्यूजीलैंड में एक कंप्यूटर रिटेलर ने एक सर्वे कंडक्ट किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्वे वाज टू इम्प्रूव इंटरनल ऑपरेशंस एंड दस टू रिटेन मोर कस्टमर्स। इस सर्वे का मकसद ये था कि कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस को बेटर किया जाए और ज़्यादा कस्टमर्स को रिटेन किया जाए। द सर्वे वाज ट्रांजैक्शनल इन नेचर, सर्विस सेटिस्फेक्शन एंड सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स वर मेजर्ड फॉलोइंग अ सर्विस इनकाउंटर। इस सर्वे में क्या किया गया, ट्रांजैक्शंस की गई, डिफरेंट तरह की सर्विस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की कोशिश की गई, यानी
यानी कि जब सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी उस टाइम देखा गया कि किस तरीके से कस्टमर्स को सर्विस दी जा रही है, और फिर कस्टमर का फीडबैक ऑब्टेन किया गया ताकि फ्रेश तरीके से आपको सर्विस एक्सपीरियंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ कस्टमर्स ऑफ द कंप्यूटर रिटेलर, और अगर आपने इस मकसद के लिए उस रिसर्चर ने सैम्पल क्या चूज़ किया, उसकी टारगेट पॉपुलेशन थी कंप्यूटर रिटेलर्स। एवरी 10th person लीविंग आउट 1 out of 10 randomly selected stores in randomly selected cities in randomly selected regions were approached during a 1 week period। अब देखें, रिसर्चर की जो टारगेट पॉपुलेशन थी वो कंप्यूटर रिटेलर के कस्टमर्स थे, ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन। और उस मकसद के लिए उसने नॉन प्रोबेबिलिटी चूज़ की, यानी कि हर एक का इक्वल चांस नहीं था, बल्कि उसने क्या किया कि उसने रैंडमली कुछ स्टोर सेलेक्ट किए, उन स्टोर्स में कुछ सिटीज़ में से, ठीक है, कुछ रीजन्स में से कुछ सिटीज़ चूज़ की, उन सिटीज़ में से कुछ स्टोर्स चूज़ किए। उन स्टोर्स में हर 10वां बंदा जो स्टोर को छोड़ के जा रहा था उसने उससे क्वेश्चंस करने शुरू किए। 1 वीक तक उसने ये काम किया। तो ट्रेंड इंटरव्यूअर्स को उसने हायर किया और उनको क्वेश्चनर दिए ताकि टोटल 732 कस्टमर्स जो कि स्टोर को छोड़कर जाएं उनसे डाटा गैदर किया जा सके। तो बेटे देखें, टारगेट पॉपुलेशन तो उसके सारे कस्टमर्स थे जो कंप्यूटर रिटेलर के हैं, लेकिन इस मकसद के लिए उसने जो प्रोबेबिलिटीज़ जो उसने सैम्पलिंग टेक्निक चूज़ की वो उसने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो चूज़ की, कि उसने हर 10वां बंदा जो स्टोर को छोड़ के जा रहा था उसने उसको जो है वो इंटरव्यू किया, और टोटल उसने जो है 732 लोगों से डाटा गैदर किया। इट्स मीन 732 जो है वो उसका सैम्पल साइज़ था। तो इस तरीके से बेटे देखें, ये पूरा प्रोसेस जब आपने कर लिया तो आपका सैम्पलिंग प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये बेटे आपका सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक है नॉन रिस्पॉन्स एंड नॉन रिस्पॉन्स एरर, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो सैम्पलिंग सब्जेक्ट्स चूज़ किए होते हैं, सैम्पल आपने ड्रॉ किए होते हैं, उनसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसको नॉन रिस्पॉन्स कहते हैं, और इस एरर को नॉन रिस्पॉन्स एरर कहते हैं। नॉन रिस्पॉन्स एरर एग्जिस्ट टू द एक्सटेंट दैट दोज हु डिड रिस्पॉन्ड टू योर सर्वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु डिड नॉट ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरेस्ट इन योर स्टडी, यानी कि आपने 732 लोगों को जो है वो क्वेश्चनर दिया सॉल्व करने के लिए, और उनमें से कुछ लोगों ने सॉल्व कर दिया, कुछ ने सॉल्व नहीं किया। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो नॉन रिस्पॉन्सिव कहलाएंगे और इस एरर को नॉन रिस्पॉन्स एरर कहलाएंगे। और नॉन रिस्पॉन्स एरर से क्या होता है कि भाई वो लोग जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है और वो लोग जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किए, ठीक है, वो कितने एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर तो वो ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो तो नॉन रिस्पॉन्स एरर जो है वो ज़्यादा होती है। अगर उनमें कोई खास डिफरेंस ना हो तो फिर नॉन रिस्पॉन्स एरर जो है वो कम होती है। तो ये बस छोटी सी एक डेफिनेशन है जो आपने कर लेनी है कि इन केस के अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट हो इससे रिलेटेड जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये बेटे ऊपर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल पढ़ी, इसके नीचे एक और एग्जांपल है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं चेक करने के लिए कि किस तरह हम सैम्पलिंग प्रोसेस में पहले अपनी एक टारगेट पॉपुलेशन चूज़ करते हैं, उसके बाद हम अपना सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो चूज़ करते हैं, उसके बाद हम सैम्पलिंग की कोई मैथडोलॉजी चूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, और फिर हम अपना सैम्पल साइज़ जो है वो डिटर्मिन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सैम्पलिंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों की अलग अलग टाइप्स हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।